पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम नॉर्मेलिटी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। इससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। हमने प्रीवियस भी कई कंसंट्रेशन टर्म्स को रीड किया है। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी को। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी कहेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब आता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। जो हमें गिवन मास दिया गया है उसको हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास बाय n फैक्टर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर। मोलर मास तो हमने कैलकुलेट करना आता है। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है n फैक्टर। अब हमें n फैक्टर भी पता होना चाहिए कि n फैक्टर होता क्या है। ठीक है, n फैक्टर जो है हम अलग अलग कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। अगर हम एसिड लेते हैं तो उसको n फैक्टर को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर बेस लेते हैं तो उसको अलग तरीके से। अगर सॉल्ट है, आयन है, या जो भी हमने कंपाउंड लिया है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसके आयन्स को n फैक्टर को डिफाइन करेंगे। फॉर एसिड्स के लिए n फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ नंबर ऑफ डोनेटेड H पॉजिटिव आयन, या फिर आयन H पॉजिटिव आयन विच कैन बी डोनेटेड बाय एन एसिड। ठीक है, मीन्स मतलब कि एसिड जो जितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका n फैक्टर कहते हैं। ठीक है, या फिर एसिड के लिए हम n फैक्टर को क्या कैसे कह सकते हैं, बेसिसिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, n फैक्टर हम कॉमन है, हर एक कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं, एसिड के लिए भी, बेस के लिए भी। जबकि हम अगर एसिड्स की बात कर रहे हैं तो एसिड्स में n फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी बेसिसिटी से। ठीक है, बेसिसिटी एक तरह से यही टर्म होती है कि वो कितने बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब कि वो कितने H पॉजिटिव जो अपने डोनेट कर सकता है। इससे अगर हम एग्जांपल लेते हैं HCl का, HCl क्या है, इसके पास क्या 1 H पॉजिटिव आयन है और ये 1 H पॉजिटिव आयन क्या है, डोनेट कर सकता है। HCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, जब उसको लिक्विड फॉर्म में यानी सॉल्यूशन में डालते हैं तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दे देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ये सिर्फ 1 H पॉजिटिव आयन दे सकता है। अगर हम एक और एग्जांपल ले H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 के पास कितने 2 H पॉजिटिव आयन्स है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी यानी n फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। n फैक्टर फॉर H2SO4 2 हो गया और फॉर HCl n फैक्टर इज 1। ठीक है, अब हमारे पास बेस है। बेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एसिडिटी को, और एसिड्स के लिए बेसिसिटी को। यानी एसिड्स के लिए n फैक्टर को हम बेसिसिटी बोलते हैं और बेस के लिए n फैक्टर को हम एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ डोनेटेड OH नेगेटिव आयन, या फिर रिप्लेसेबल भी बोल सकते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम NaOH के एग्जाम्पल लेते हैं, NaOH के पास कितने हैं, 1 OH आयन है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, 1 OH आयन को डोनेट कर सकता है। NaOH जो सोल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि एक OH नेगेटिव जो है डोनेट कर सकता है। और एग्जांपल ले लो बेस का, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH ट्वाइस, इसके पास कितने हैं 2 OH नेगेटिव आयन्स है, तो ये क्या देगा 2 OH नेगेटिव आयन्स प्लस Ca2 पॉजिटिव, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई, 2 होगी। n फैक्टर इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हमारे पास सॉल्ट है, ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है। सॉल्ट किससे बनता है, एसिड प्लस बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्ट प्लस वाटर आता है। ठीक है, तो इसमें हम जनरल जो सॉल्ट घर में यूज करते हैं, नॉर्मली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं NaCl। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके ऊपर जितना चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहेंगे, उसका n फैक्टर कहेंगे। ठीक है, NaCl है, NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज है, या तो हम पॉजिटिव चार्ज काउंट कर ले या फिर नेगेटिव चार्ज काउंट। पॉजिटिव चार्ज काउंट करते हैं तो वो भी 1 है, हमें क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। अगर नेगेटिव चार्ज काउंट करते हैं तो वो भी 1 है, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। और भी हम ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, ये भी क्या सॉल्ट का एग्जांपल है। ये क्या देते हैं हमें, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं वो भी 2 है और नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो 2 Cl नेगेटिव है। एक Cl के ऊपर कितना -1 चार्ज है तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा, तो इसलिए इसकी जो n फैक्टर की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर आयन्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन।
ठीक है। आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका एन फैक्टर कहेंगे। अब हम दोबारा से देख लेते हैं, हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया। तो अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास एसिड है, बेस है, सोल्ट है, आयन है, हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम उसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास का एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। जब हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के गिवन वेट, जितना वेट हमें सॉल्यूट का दिया गया है उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिए गए यानी जो हमने यहाँ कैलकुलेट किए उसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। अगर एमएल में तो उसको यहाँ पर क्या करेंगे, एमएल में वॉल्यूम लिख करके ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है इसका। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। HCl के लिए हमने कैलकुलेट किया था 1H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर क्या हो गया, इसका 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, मोलर मास हाइड्रोजन का मास प्लस क्लोराइड H प्लस Cl 35 प्लस 5 36.5 बाय 1 यानी 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास मोलर मास H2SO4 बाय 2 98 बाय मोलर मास जो H2SO4 का वो 98 होता है बाय 2 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट मास है इसकी यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, एन फैक्टर 2 होता है, 2H नेगेटिव जो है ये डोनेट कर सकता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, गिवन मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास 74 है और एन फैक्टर 2 है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। हमने जैसे कि मोलैरिटी की 2 इक्वेशन की थी, वैसे ही नॉर्मेलिटी के लिए भी 2 इक्वेशन है। जब हमारे पास एक सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, नई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 and normality N1 is diluted up to volume V2, then N1 V1 is equal to N2 V2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास N1 V1 है यानी कि N1 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ था जिसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है। हमें से इसमें क्या किया, इसमें कुछ और सोलवेंट जो ऐड कर दिया, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सोलवेंट ऐड कर दी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। मीन्स अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा ना। तो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। मीन्स कंसंट्रेशन, नई कंसंट्रेशन क्या आएगी, N2 आएगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1 V1 बाय V2 से। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 और M1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 फॉर मोलैरिटी। अगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N1 है, एक और सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है और नॉर्मेलिटी N2 है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो हमें क्या करना है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास मिक्स करने के बाद, उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या रहेगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। हमने जैसे मोलैरिटी के लिए इक्वेशन डिफाइन की थी, सेम है यहाँ पर M1 की स्पेस पर N1 और M2 की स्पेस पर N2 है। तो N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 इंटू V1 प्लस V2, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि N1 क्या नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1, एक और सोल्यूट और सोलवेंट दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है उनकी, सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। N2 V2 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V2, दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 और नई नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, N3 आ जाएगी। N3 क्या रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि a solution is prepared by dissolving 3.65 ग्राम ऑफ HCl in 500 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन को हमने प्रिपेयर किया, क्या किया उसके अंदर 3.65 ग्राम जो HCl डिसोल्व किया 500 ml के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन फैक्टर के बाद इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाद नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो HCl है, HCl के लिए मास क्या होता है 3.65 ग्राम जो इसका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, HCl के लिए 1 होता है क्योंकि इसके पास 1H पॉजिटिव है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी बेसिसिटी भी कह सकते हैं।
और जो मोलर मास HCl का 36.5 ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर या फिर मोलर मास बाय बेसिसिटी, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर बेसिसिटी भी लिख सकते हैं। मोलर मास 36.5/1 यानी 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के बाद हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे मास ऑफ HCl गिवन मास यानी कि जो गिवन है हमें स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है 3.65 ग्राम और इक्विवेलेंट मास 36.5 ग्राम। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 इक्विवेलेंट जो है क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl पर यूनिट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है 500 ml। इसको यहीं पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, 500/1000 मीन्स क्या आ जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1/500 × 1000, ये 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या होती है, यूनिट होती है नॉर्मेलिटी की, और इसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब किसी का सेकेंड पार्ट है, he calculate the volume of this solution required to prepare 250 ml of 0.05 normal solution, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ था ठीक है, हमने क्या निकाली है, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी निकाली है 0.2 नॉर्मल निकाला है, ठीक है। इस इतनी नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए, यानी ये कितना वो लीटर सॉल्यूशन ले, कितना लीटर या मिलीलीटर सॉल्यूशन ले कि इसके हम डाइल्यूट करके, ठीक है, इसके डाइल्यूट करके इस नई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन नया है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.05 नॉर्मल, ठीक है। देखो ये कंसंट्रेशन थी 0.2, ये 0.05, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ तक लाने के लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमें सोलवेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका इतनी नॉर्मेलिटी का कितना सोल्यूशन चाहिए 250 ml चाहिए, ठीक है। इतनी नॉर्मेलिटी का 250 ml सोल्यूशन लाने के लिए इतनी नॉर्मेलिटी का कितना सॉल्यूशन ले, ठीक है, समझ आई ना बात, कि इतनी नॉर्मेलिटी का 0.05 नॉर्मेलिटी का 250 ml सॉल्यूशन लाने के लिए 0.2 नॉर्मल जो नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है वो कितना ले, उसका कितना वॉल्यूम ले, वो कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करेंगे हम डायरेक्ट इक्वेशन से, N1V1 = N2V2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है V1 निकालना है। हम यहाँ देख लेते कैसे इसको लिखा हुआ है। नॉर्मेलिटी है HCl की 0.2 नॉर्मल है, वॉल्यूम है V1 मान लिया, इसका हमें V1 चाहिए। नॉर्मेलिटी डाइल्यूट की कितनी हो गई 0.05 होगी, और V2 कितना हो गया 250 ml। N1V1 = N2V2, N1.2 × V1 = 0.05 × 250, V1 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 62.5 ml आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन = मोलैरिटी × n फैक्टर, मोलैरिटी × n फैक्टर के इक्वल होती है नॉर्मेलिटी है जो सॉल्यूशन की, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो हम करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो है हम इस रिलेशन को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये रिलेशन कहाँ से आ गया, हमने क्या बोला है कि नॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी × n फैक्टर के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपने मोलैरिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के जरूर देखें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मोलैरिटी की डेफिनेशन कहां से आई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब हमने क्या कहा है, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, मोलर मास गिवन मास बाय मोलर मास हो गया, गिवन वेट बाय मोलर वेट हो गया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हमारी मोलैरिटी की डेफिनेशन होगी, यानी कि W/m × L, ठीक है, इंटू V इन लीटर, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मोलैरिटी की इक्वेशन होगी। अब हम नॉर्मेलिटी पर आते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है,
नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमें क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो सेम है। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर काम करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं? मास यानी गिवन मास या गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अभी हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट मास जो है वो किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करें, अगर ये इक्वेशन यहां रख देते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, गिवन मास बाय मोलर मास हमें पता क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसकी निकालेंगे? सॉल्यूट के निकालेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, हम इसको किसके मल्टीप्लाई करते हैं? एन फैक्टर से। ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, इसको यहाँ पुट कर देते हैं नॉर्मेलिटी वाली इक्वेशन में। जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके इक्वल होता है? मोलैरिटी के इक्वल होता है, यानी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ये देखो यहां से हमारी इक्वेशन प्रूव हो जाती है कि नॉर्मेलिटी जो है वो किसके इक्वल है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। आपको ये समझ आ गया होगा कि जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो मोलर मास एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इससे क्या जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल के इक्वल होते हैं। और जो हमारा इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके इक्वल होता है? मोलैरिटी के। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है? मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है और नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करनी है। जो हमारा ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये क्या डायरेक्ट रिलेशन है? अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो वहां पर इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कहाँ से उसको कैलकुलेट किया है। हमें क्या होता है? हमें आंसर तक पहुंचना होता है। तो मोलैरिटी जो निकालना वो इजी है, उसमें इक्विवेलेंट मास ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं निकालने पड़ते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मोलैरिटी निकाले, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगी। अगर हमें सीबीएसई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें वहां पर मार्क्स के बेस पे करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स का है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रिलेशन का यूज नहीं करेंगे। और मैं इसको दोनों मेथड से कराऊंगी, डायरेक्ट से भी कराऊंगी और जो है एक लॉन्ग वे प्रोसीजर जो है उससे भी कराऊंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है। मोलैरिटी का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना मास दिया हुआ है? यहाँ पर 3.15 ग्राम जो वो में मास दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का हमें गिवन मास कितना है? 3.15 ग्राम है। मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा?
इसको कैलकुलेट कर ले। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, 2 कार्बन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 कार्बन के लिए 12, 4 को 16 से ऑक्सीजन के लिए, 2 into 1 हाइड्रोजन के लिए, 2 into 18 वाटर के लिए। तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास में, मोलिकुलर मास गिवन मास 3.15 by 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारे पास हमें दिया हुआ 250 ml, इसको लीटर में हम यहीं पर कन्वर्ट कर लें या फिर वहाँ 1000 में मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात है। तो इसको लीटर में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.2, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 लीटर आ जाएगा। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH। COOH हाइड्रेटेड मीन्स उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखते हैं H पॉजिटिव को कितना जो है वो डोनेट कर सकता है। ये कितना H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, 2H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिड है ये। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए बेसिसिटी डिफाइन करेंगे, इसकी बेसिसिटी क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। मोलिकुलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया था 126 बाय एन फैक्टर 2, तो हमारे पास क्या आ गया 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड किसके इक्वल आएंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होते हैं। गिवन मास 3.15 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया अभी 63, तो ये कितना आ गया इक्विवेलेंट, इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड क्या होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड हमारे पास कितने हैं 3.15 बाय 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 0.2 मोल। ठीक है, ये क्या था, एक लॉन्ग प्रोसीजर था। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर क्या है 2, मोलैरिटी है 0.1, डायरेक्ट क्या आ गया 0.2 नॉर्मल। अगर आपको क्या करना है, कंपटीशन के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक करना है 0.2 मोलर। उसके बाद क्या करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एन फैक्टर तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। एन फैक्टर क्या आ गया 2 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाती है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स 0.2 नॉर्मल जो है वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये तो क्या है हमारा डायरेक्ट कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मोलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स लिखो सीधा 3.15 बाय मॉलिक्यूलर मास 126 और उसको 0.25 से डिवाइड कर दो, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, आपकी मोलैरिटी आ जाती है। और मोलैरिटी के बाद डायरेक्ट क्या जाता है हमारा नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी सिर्फ वन लाइन का है। अगर आपका आता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर, आपको इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो है एक वीडियो रखेंगे जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज फर्स्ट चैप्टर के अंदर आए हैं वो सब कवर करेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो रखेंगे जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जेईई और नीट में आए हैं, और साथ ही सीबीएसई एचबीएससी जो भी क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब आपको करवाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।